Hello everyone, welcome to our YouTube channel for Nurses Preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. Today we are presenting a very important disease condition that is known as asthma. Let's start this topic with the definition or simple introduction about asthma. Asthma is a disorder of bronchial airway that produces mucus edema, increased mucus secretion and inflammation of airway. Simplify explanation of asthma. देखिए, ये पर्सन का एयरवे है, ये पर्सन के लंग्स हैं. हम सिंपली इस चीज़ को इस प्रकार से समझते हैं. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एयर यहाँ से आती है, इनहेल करता है जब पर्सन, फेफड़ों तक आती है, गैस एक्सचेंज होता है और फिर उसके बाद में एयर को एक्सहेल कर दिया जाता है. इंस्पायर करना, एक्सपायर करना नॉर्मल प्रोसेस है. अब अस्थमा डिजीज कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन के जो ब्रोंकियल एयरवेज हैं वो प्रभावित होते हैं. इस सिचुएशन में क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से, डस्ट से या मान लीजिए किसी और चीज़ से एलर्जी है और ये पर्सन सडनली उस पर्टिकुलर एलर्जन सब्सटेंस से कांटेक्ट में आता है. जैसे ही व्यक्ति इस एलर्जन से कांटेक्ट में आएगा, उसकी बॉडी उसके खिलाफ रेस्पॉन्स देना शुरू करेगी और बॉडी के रेस्पॉन्स के कारण इस जगह पर एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगा. एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होने के कारण पर्सन का जो एयरवे है वो नैरो होने लगेगा. मान लीजिए इस डायग्राम में मैं एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन को शो कर रहा हूँ. इसकी वजह से जो एयर वेंटिलेशन का स्पेस था वो धीरे धीरे एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन के कारण, एडिमा के कारण कम होता जा रहा है. और इसी सिचुएशन में क्या है, पर्सन को रेस्टलेसनेस, डिस्पनिया आदि होने लगते हैं और यही कंडीशन अस्थमा कहलाती है. सिंपली हम इसे एक लाइन में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एलर्जिक कंडीशन के कारण पर्सन के एयरवे का नैरो हो जाना, जिसकी वजह से प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, एयर आगे जितनी आवश्यकता उतनी मूव नहीं कर पाती, इस कंडीशन को हम अस्थमा के नाम से जानते हैं. अब हम बात करते हैं अस्थमा के कॉजेज़ के बारे में. सिंपली आप एमएसएन के अंदर जितने भी डिजीज कंडीशंस को पढ़ते हैं उसमें आप कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर दोनों को सिमिलर मान सकते हैं कुछ हद तक. यहाँ पर हम कॉजेज़ की बात करेंगे. सबसे पहला इसका कॉज माना जाता है इट कैन बी जेनेटिक, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाला डिजीज़ अस्थमा होता है. नेक्स्ट कॉज आता है एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट सच एज डस्ट, पॉलन, स्मोक, मेडिकेशन एक्सेट्रा. सेकंड जो इम्पोर्टेंट कॉज माना जाता है कि पर्सन को किसी विशेष प्रकार की चीज़ से एलर्जी है और उस एलर्जिक सब्सटेंस के संपर्क में आते ही पर्सन में अस्थमैटिक अटैक आता है. उदाहरण के लिए डस्ट हो सकती है, पॉलन हो सकते हैं. पॉलन का मतलब होता है फूलों के ऊपर पाए जाने वाले परागकण. स्मोक हो सकता है, धुआं, और किसी प्रकार की स्पेशल मेडिकेशंस, दवाइयाँ हो सकती हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज आता है वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन के कारण भी अस्थमा डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ दीज डेज पर्सन सफरिंग विद द अस्थमा, दैट इज सीवियर स्ट्रेस. यदि किसी पर्सन की लाइफ में अगर एक निश्चित समय से ज़्यादा समय तक सीवियर स्ट्रेस रहता है तो इट कैन कॉज अस्थमा इन सच पर्सन. नेक्स्ट आता है सडन चेंजेस इन द क्लाइमेट. यदि पर्सन जिस जगह रह रहा है वहाँ के वातावरण में अचानक परिवर्तन हो जाए, स्पेशली जब विंटर सीजन, सर्दियों की शुरुआत होती है, उस समय पर्सन में अस्थमा की प्रॉब्लम मुख्य रूप से देखी जाती है. नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग ओडोर्स. कुछ विशेष प्रकार की गंध या खुशबू, इनकी वजह से पर्सन में अस्थमैटिक अटैक आने की संभावना रहती है. नेक्स्ट आता है माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन के कारण भी पर्सन के अंदर अस्थमा डेवलप हो सकता है. अब हम बात करते हैं अस्थमा डिजीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स की. अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म. अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम ठीक कर सकते हैं. रिवर्सिबल वर्ड का मतलब होता है जिसे आप रिवर्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. अस्थमेटिक पर्सन्स के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म आता है, यानी ब्रोंकस वाले रीजन में स्पाज्म आता है, अकड़न आती है
और ऐसा होने पर पर्सन में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और मेडिसिन की हेल्प से हम इस स्पाज्म को, मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्सन का एयरवे ओपन हो जाता है और पर्सन को रिलीफ आ जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। पर्सन को जैसे ही अस्थमैटिक अटैक आएगा सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग का मतलब है पर्सन अपने जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है उससे हटकर एफर्ट करके सांस लेने की कोशिश करता है, इसे हम पर्स्ड लिप ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है नेजल फ्लेयरिंग एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नेजल फ्लेयरिंग जो हमारे नाक के नथुने होते हैं, और रेस्पिरेशन एक नॉर्मल इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है जो कि अपने आप चलता रहता है, लेकिन अस्थमैटिक अटैक आने पर पर्सन को सांस लेने के लिए एफर्ट्स करना पड़ता है, एक्सेसरी मसल्स का उपयोग करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। यदि कोई पर्सन डिस्पनिया की स्थिति में है और वो अपनी एक्सेसरी रेस्पिरेशन मसल्स का उपयोग करके सांस ले रहा है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्सन में डिस्पनिया है और ये एक अस्थमा का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसे अक्सर पूछा जाता है, आप इसे स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि अस्थमा डिजीज कंडीशन में किस प्रकार का साउंड सुनना जाता है, तो आपको कहना है वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड का मतलब होता है पर्सन जब अस्थमैटिक अटैक के दौरान सांस को बाहर छोड़ता है, एक्सपायरेट करता है, तो उस दौरान उसकी सीटी की आवाज़ सुनाई देती, विस्लिंग साउंड सुनाई देता है, इसे हम वीजिंग साउंड के नाम से जानते हैं। और वीजिंग साउंड अस्थमैटिक पेशेंट में मोस्टली देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है वर्ड साइनोसिस। साइनोसिस भी एक निश्चित समय तक यदि पर्सन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग के कारण, तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा कम होने लगे तो पर्सन के उन स्थानों पर जहां ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है वहां की कोशिकाएं, टिश्यूज ब्लू कलर के हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम साइनोसिस कहते हैं। साइनोसिस इज अ कंडीशन इन विच टिश्यू बिकम ब्लूइश डिस्कलर्ड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्टलेसनेस। हम सभी जानते हैं पर्सन को जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो वो रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप एक अस्थमैटिक पेशेंट में देखने को जरूर पाएंगे जब उससे अस्थमैटिक अटैक आएगा। अब हम बात करते हैं अस्थमैटिक अटैक यदि किसी पर्सन में आए तो उसे हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम ब्रोंकियल डायलेटर ड्रग्स जैसे कि थियोफाइलिन या फिर डेरिफाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकियल डायलेटर ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि ब्रोंकोस्पाज्म कंडीशन को ठीक करती हैं, ब्रोंकस में आए एठन को रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से एयरवे ओपन हो जाता है और पर्सन में रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस की कंडीशन ठीक हो जाती है। याद रखिएगा अस्थमा के अंदर ब्रोंकोडायलेटर ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ब्रोंकस को डायलेट कर देती हैं, और इनका एक उदाहरण है थियोफाइलिन और डेरिफाइलिन। नेक्स्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेरॉइड्स जैसे कि डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के यदि लंग्स इमेच्योर होते हैं तो उन्हें मैच्योर करने के लिए भी दी जाती है। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी मानी जाती हैं। स्टेरॉइड्स हैं, ये वहाँ पर मौजूद इन्फ्लामेशन को कम करने में काम आती है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर तुरंत जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उससे आराम आ जाता है। हम पर्सन में सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि अस्थमैटिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। यदि पर्सन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो उसकी वजह से उसके ब्रेन डेथ और फिर डेथ होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो आपको यहाँ पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी है। यदि इसके बाद भी पर्सन को आराम ना मिले तो हम उसमें फिर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं। यदि पर्सन में आपने मेडिकेशंस दिए, ऑक्सीजन दिए, उसके बाद भी पर्सन रिकवर नहीं हो पा रहा है, रिलीव नहीं हो पा रहे हैं सिम्टम्स, तो इस कंडीशन में हम उसका इंट्यूबेशन करेंगे, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे और वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस
disease condition is nursing management. After medical management or as a nurse, what is your first role to manage a client who is having asthmatic attack? The first thing we are going to do, that is oxygen administration. अस्थमैटिक अटैक या फिर डिस्पनिया वाले पेशेंट में सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा याद रखिएगा आप, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आप करेंगे, उसके बाद ट्रेकियोब्रोंकियल सक्शनिंग परफॉर्म करेंगे टू क्लियर द एयरवे। पर्सन में हम जानते हैं अस्थमैटिक अटैक आ रहा है और इस सिचुएशन में एक्सेस म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है। ये म्यूकस कहीं एयरवे को ब्लॉक तो नहीं कर रहा, चौक तो नहीं कर रहा। इस एक्सेस म्यूकस को हम क्या करेंगे, सक करके वहां से बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से उसका एयरवे क्लियर हो जाएगा और पर्सन के अंदर रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो ट्रेकियोब्रोंकियल सक्शनिंग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड फॉवलर्स पोजीशन। पर्सन को हम फॉवलर्स पोजीशन देंगे। फॉवलर्स पोजीशन के अंदर कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है, पर्सन का जो हेड वाला पार्ट है वो वेस्ट रीजन से अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 to 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस पोजीशन को देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पोजीशन को देने से पर्सन के जो फेफड़े हैं उनको पूरा स्पेस मिलता है, वो जितना चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा गैस को या ऑक्सीजन को अपने अंदर लेगा। एल्विलाइज में ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उसके बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंच पाएगी और पर्सन को डिस्पनिया या रेस्टलेसनेस से रिलीफ मिलने लगेगा। तो फॉवलर्स पोजीशन इज़ one of the most important position given to a person who is suffering with the respiratory distress or dyspnea condition. Next point आता है increase fluid intake, it will be helpful in clearing the airway. अब यदि पर्सन को डॉक्टर द्वारा फ्लूइड देना, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना अलाउड है, तो हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे फ्लूइड देना चाहिए। इस फ्लूइड की वजह से पर्सन का जो एयरवे है वो क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। इन सभी चीज़ों को करने के बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा, हेल्थ केयर पर्सोनल के द्वारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं, उसे हम निश्चित मात्रा में, निश्चित डोज में, सही समय पर, सही रूट से एडमिनिस्टर करेंगे। और इसी पॉइंट के साथ हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट का पॉइंट भी कंप्लीट होता है। सो एवरीवन, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप अस्थमा के बारे में लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel. It's named For Nurses Preparation for more such interesting videos. Thanks a lot. All the best.